चलिए आज भारत की शिक्षा प्रणाली के एक लंबे सफर को समझते हैं, इसकी शानदार विरासत से लेकर आज की बड़ी बड़ी चुनौतियों तक। सवाल ये है कि क्या भारत कभी फिर से विश्व गुरु बन सकता है? आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये कोई कल्पना नहीं है। ये असल में 7वीं सदी में चीन के एक विद्वान वेन सांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी को देखकर लिखी थी। हमारी कहानी की शुरुआत भी इसी सुनहरे दौर से होती है, जब भारत सच में दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। तो इस पूरी कहानी को हम 5 पड़ावों में समझेंगे। हम प्राचीन भारत के उन ज्ञान के प्रकाश स्तंभों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे मैकाले की नीतियों ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद आजादी के बाद की मात्रा बनाम गुणवत्ता की जो बहस चली, उसका विश्लेषण करेंगे। फिर आंकड़ों से देखेंगे कि आज हम कहां खड़े हैं, और आखिर में यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, भारत की वो विरासत जब उसे सच में विश्व गुरु कहा जाता था। देखिए, प्राचीन भारत में ना शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था, उसे विद्या कहते थे। और विद्या का मतलब था जीवन जीने का एक पूरा तरीका। इसकी नींव रखी जाती थी गुरुकुल में, जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहकर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला सीखते थे। और यही गुरुकुल सिस्टम आगे चलकर दुनिया की पहली महान यूनिवर्सिटीज में बदला। जरा सोचिए, तक्षशिला जहां चाणक्य जैसे गुरु थे, नालंदा जहां एक साथ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे, या फिर विक्रमशिला जिसकी लाइब्रेरी ही 10 मंजिला थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ज्ञान को सबकी भलाई की चीज माना जाता था, इसलिए हर छात्र के लिए पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ मुफ्त था। लेकिन इस सुनहरे दौर का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। 1193 में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कहते हैं कि उसकी विशाल लाइब्रेरी धर्मगंज महीनों तक जलती रही। ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, इस सदियों से जमा की गई भारत की ज्ञान परंपरा का विनाश था। एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ जिसे भरने में सदियां लग गईं। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने भारत की शिक्षा की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। ये दौर था मैकाले की परछाई का। ये एक लाइन, थॉमस मैकाले की ये एक लाइन ही काफी है ये समझने के लिए कि अंग्रेजों की सोच क्या थी। 1835 में दिए गए उनके मशहूर मिनट ने भारत की शिक्षा की नींव ही हिलाकर रख दी। तो आखिर मैकाले का असली प्लान था क्या? देखिए, इसके 2 हिस्से थे। पहला, एक ऐसा इंडियन क्लास तैयार करना जो खून और रंग से तो इंडियन हो, लेकिन सोच, पसंद और दिमाग से पूरी तरह अंग्रेज हो, ताकि वो शासन चलाने में मदद कर सके। और दूसरा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब सिर्फ समाज के ऊपरी तबके को पढ़ाओ, ज्ञान अपने आप छन छन कर नीचे तक पहुंच जाएगा। इस सिस्टम का असर बहुत गहरा हुआ। एक तरफ तो इसने हमारी अपनी भाषाओं और संस्कृति को किनारे लगा दिया और समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अंग्रेजी बोलने वाला एलीट क्लास और दूसरी आम जनता। और सबसे बड़ा नुकसान, इसने रट्टा मार के सीखने वाले सिस्टम की नींव रखी, क्योंकि मकसद सवाल उठाने वाले विचारक बनाना नहीं था, बल्कि नियम मानने वाले क्लर्क बनाना था। लेकिन हाँ, एक अनजाने में फायदा भी हुआ। इसी सिस्टम से हमारा परिचय आधुनिक विज्ञान से हुआ, और अंग्रेजी ही वो भाषा बनी जिसने पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जोड़ा। अब आते हैं आजादी के बाद के दौर में। यहाँ हमारी शिक्षा नीति हमेशा एक बड़ी कश्मकश में फंसी रही। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्कूल पहुंचाएं या फिर पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान दें। इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 17%। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 100 में से सिर्फ 17 लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। जाहिर है, देश बनाने वालों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा और जरूरी काम था। आजादी के बाद कई नीतियां आई। कोठारी आयोग ने 10+2+3 का ढांचा दिया और जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही, जो आज तक एक सपना है। फिर 1986 की नीति आई, जिसने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से स्कूलों की संख्या बढ़ाई। और फिर आया 2009 का शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई, जिसका मकसद हर बच्चे को स्कूल में लाना था। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, जोर हमेशा एनरोलमेंट यानी दाखिले बढ़ाने पर रहा, सीखने की क्वालिटी पर नहीं। और यही हमारी शिक्षा नीति की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती हुई। दशकों तक हम ये मानते रहे कि बच्चे को स्कूल भेज दिया मतलब वो सीख गया। हमने स्कूलिंग को ही लर्निंग समझ लिया। हमारा ध्यान इमारतों और दाखिले के आंकड़ों पर था, इस पर नहीं कि क्लास के अंदर बच्चे असल में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। तो इस गलती का नतीजा क्या निकला? खैर, आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। चलिए आज की हकीकत पर एक नजर डालते हैं। एसर की 2023 की रिपोर्ट देखिए।
ये उन बच्चों की कहानी है जो हमारे इसी आरटीई सिस्टम से पढ़कर निकले हैं, और नतीजे सच कहूं तो डराने वाले हैं। 14 से 18 साल के 25% युवा दूसरी क्लास की किताब तक ढंग से नहीं पढ़ पाते। 43% से ज्यादा को सिंपल इंग्लिश के वाक्य पढ़ने में जोर आता है। ये उस सिस्टम का सीधा नतीजा है जिसने सिर्फ दाखिले पर जोर दिया, सीखने पर नहीं। अब जरा ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। पिज़्ज़ा एक ऐसा टेस्ट है जो रट्टा मारने को नहीं बल्कि असली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत को मापता है। भारत ने 2009 में इसमें हिस्सा लिया। नतीजा 74 देशों में हम 72वें नंबर पर थे। ये मैकॉले के रट्टा मारने वाले सिस्टम की सीधी सीधी हार थी। और इसके बाद क्या हुआ? भारत ने अगले पिज़्ज़ा टेस्ट से खुद को बाहर ही कर लिया। और इसी सबके बीच 34 साल के लंबे इंतजार के बाद आती है नई शिक्षा नीति 2020। इसका असली मकसद सिर्फ कुछ बदलाव करना नहीं है, बल्कि दार्शनिक तौर पर उस 190 साल पुराने मैकाले सिस्टम की जड़ों पर हमला करना है। फोकस को रटने से हटाकर समझने और क्रिटिकल थिंकिंग पर लाना है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? हम अपनी उस खोई हुई विरासत को वापस कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब ना फिनलैंड और भारत के एक अजीब से विरोधाभास में छिपा है। फिनलैंड में कोई टेस्ट नहीं होता, फिर भी वो दुनिया में बेस्ट हैं। क्यों? वजह है भरोसा। वहाँ बेहतरीन क्वालिटी के टीचर्स पर पूरा भरोसा किया जाता है। वहीं भारत में हमने वही नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की और वो बुरी तरह फेल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ कम क्वालिटी वाले सिस्टम में जो थोड़ी बहुत जवाबदेही थी उसे भी खत्म कर दिया गया। तो सोचिए, फिनलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, दुनिया की इन बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में आखिर ऐसी क्या एक बात है जो सब में कॉमन है? जवाब बहुत सीधा और साफ है। एक चीज, टीचर्स। इन सभी देशों में टीचर्स की असाधारण क्वालिटी, उनकी अच्छी सैलरी और समाज में उनका बहुत ऊंचा दर्जा होता है। सीधी सी बात है, किसी भी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी उसके टीचर्स की क्वालिटी से बेहतर नहीं हो सकती। तो अगर भारत को फिर से विश्वगुरु बनना है तो ये 5 कदम उठाने ही होंगे। पहला, टीचिंग को देश का सबसे अच्छा और सम्मानित प्रोफेशन बनाना होगा। दूसरा, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का वो 60 साल पुराना वादा पूरा करना होगा। तीसरा, एग्जाम्स को रट्टा मारने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने वाला बनाना होगा। चौथा, बुनियादी पढ़ाई लिखाई की कमी के खिलाफ एक राष्ट्रीय जंग छेड़नी होगी। और पांचवा, एक कॉमन स्कूल सिस्टम लाके अमीर और गरीब के बच्चों के बीच की खाई को पाटना होगा। तो आखिर में असली चुनौती यही है। हमने कानून बनाकर बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन अब हमें स्कूल में सिर्फ जाने के अधिकार से आगे बढ़कर वहां सच में कुछ सीखने का असली अधिकार सुनिश्चित करना होगा।